नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं बेसिक नॉलेज विद सूरज सिंह। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने लोकतंत्र के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे लोकतंत्र के भारत के प्राचीनतम इतिहास के बारे में। दोस्तों, भारत में प्राचीन काल से ही लोकतंत्र की व्यवस्था है। भारत ने ही लोकतंत्र के बारे में पूरे विश्व को बतलाया था। भारत ही विश्व को लोकतंत्र के बारे में ज्ञान दिया था। दोस्तों, प्राचीन काल से ही भारत में लोकतंत्र को माना जाता है और लोकतंत्र की उत्पत्ति भी सर्वप्रथम भारत के वैशाली जिले के में हुई थी। उस समय वैशाली का लिच्छवी ऐसा राज्य था जहां पर लोकतंत्र के हिसाब से चुनाव होते थे और उसके बाद जो जनता चाहती थी उसी हिसाब से राजा बनाया जाता था। तो दोस्तों, आज हम भारत के इसी प्राचीनतम व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में प्राचीन समय से ही लोकतंत्र विद्यमान है। इसके साक्ष्य हमको हमारे पुराने अभिलेखों, सिक्कों और कई तरह के ताम्रपत्रों वगैरह पे मिलता है, जो कि पुरातत्व विभाग ने जिसकी खुदाई करके हमें ज्ञान ये दिया है। दोस्तों, इसके बारे में हम प्राचीनतम लोकतंत्र को जानते हैं, समझते हैं। और प्राचीन लोकतंत्र जो था, जो आज के लोकतंत्र से थोड़ा भिन्न था, लेकिन इसी क्रम से ये लोकतंत्र का विकास हुआ है। तो दोस्तों, विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखे हुए लेखों, उनके कथा प्रसंगों के द्वारा हम प्राचीन समय के लोकतंत्र के बारे में जानते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय में भी आज तक के समय की तरह ही गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी और आज के समय की तरह ही गणतंत्र व्यवस्था में शासक होते थे। यही शासक शासन चलाते थे और इन्हीं शासन प्रणाली में निर्वाचन भी होता था और इन्हीं निर्वाचनों के द्वारा हम शासक को चुनते थे और उनके मंत्रिमंडल को चुनते थे। दोस्तों, इन प्रतिनिधियों का चुनाव योग्यता एवं उनकी प्रतिभा एवं गुणों के आधार पर किया जाता था और यही प्रतिनिधि राज्यों को एवं प्रांतों के शासन का निर्माण करते थे, उनको चलाते थे। दोस्तों, उस समय सभी नागरिकों को हालांकि वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी कमोबेश वो एक लोकतंत्र की नींव थी, जो कि आज के बृहद लोकतंत्र के रूप में हम जिसको देख रहे हैं, वो उस समय लोकतंत्र की नींव थी। दोस्तों, हमारे पुराने वेद ऋग्वेद तथा कौटिल्य में चाणक्य के द्वारा जो लिखी गई थी, उसमें लोकतंत्र का उल्लेख मिलता है। यही हमारी जो प्राचीन जो ग्रंथ हैं, इनमें हम लोकतंत्र के उल्लेख को देखते हैं और लोकतंत्र को समझते हैं। दोस्तों, इन प्राचीन ग्रंथों में वोट देने के अधिकार पर रोशनी नहीं डाली गई है, लेकिन दोस्तों वर्तमान समय में जो संसद की व्यवस्था है, उसी से मिलती जुलती व्यवस्था पुराने समय में परिषदों का निर्माण करके की गई थी। दोस्तों, ये व्यवस्था वर्तमान संसदीय प्रणाली से मिलती जुलती है। दोस्तों, गणराज्य और संघ की नीतियां, ये दो ऐसे चीज थे जो कि इनका निर्माण परिषदों के द्वारा किया गया था। दोस्तों, इनके सदस्यों की संख्या बहुत ही विशाल थी। उस समय के सबसे समृद्ध लोकतंत्र लिच्छवी गणराज्य था। लिच्छवी ही उस समय का सबसे समृद्ध और सबसे विशाल लोकतंत्र था, जो कि वैशाली, आज के वैशाली जिले में पड़ता है, बिहार में। दोस्तों, बिहार राज्य में ही सर्वप्रथम लोकतंत्र की उत्पत्ति हुई थी। ये एक बहुत बड़ा जीएस है, इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों, लिच्छवी के केंद्रीय परिषद में 7,700 सदस्य थे। वहीं दोस्तों, एक और गणराज्य था यौथे, जिसके सदस्यों की संख्या 5,700 थी। दोस्तों, जैसे अभी संसदीय सत्र चलता था, अभी जो हमारा जो गणतंत्र है उसमें क्या होता है, संसदीय सत्र चलते हैं, मानसून सत्र चलते हैं और आपके ग्रीष्म सत्र चलते हैं, शीत काल का सत्र चलता है। वैसे ही उस समय विधान परिषदों के सत्र चलते थे और नियमित रूप से चलते थे। दोस्तों, जैसे आज संसद में कोई भी बिल पेश करने से पहले खुल के चर्चा होती है, हर जितने भी संसदीय सदस्य हैं वे खुल के किसी भी बिल पर चर्चा करते हैं, सबको समय दिया जाता है। जितने प्रांत के प्रतिनिधि गए रहते हैं संसद में, उनको किसी भी बिल पे चर्चा करने का समय दिया जाता है, उनको एक मौका दिया जाता है। वैसे ही पुराने समय में किसी भी मुद्दे पर, किसी भी बिल पर, किसी भी फैसले पर सब खुल के चर्चा करते थे। ये प्राचीन समय से चला आ रहा है।
दोस्तों सही और गलत के आकलन के लिए पक्ष और विपक्ष में खुल के बहस होती थी। खुल के लोग बहस करते थे, अपने विचारों को रखते थे, क्या सही है और क्या गलत है इसकी पूरी चर्चा होती थी और एक सफल और एक निष्पक्ष निर्णय निकाला जाता। दोस्तों उसके बाद ही सर्वसम्मति पे किसी भी निर्णय पे पहुंचा जाता था और कोई भी निर्णय बनाया जाता था। किसी भी एक पक्ष के निर्णय से कभी पक्षपातपूर्ण निर्णय नहीं दिया जाता था। कोई भी पक्षपातपूर्ण बिल या फिर नियम या कानून नहीं बनाया जाता था। दोस्तों अगर सर्वसम्मति होती थी तो फिर बहुमत का यूज किया जाता था। बहुमत का यूज करके एक किसी भी निर्णय पे पहुंचा जाता था। दोस्तों बहुमत प्रक्रिया को अपनाकर किसी भी निर्णय पे पहुंचा जाता था। दोस्तों कई सारी जो नीतियां थी, कई सारे जो रूल्स थे, उनके लिए तो सर्वसम्मति का होना अनिवार्य था। बिना सर्वसम्मति के किसी भी निर्णय पे कुछ ऐसे रूल्स थे जिनके लिए सर्वसम्मति का होना अनिवार्य था। दोस्तों बहुमत से लिए गए निर्णय को भूई सिक्किम कहा जाता था। भूई सिक्किम किसको कहा जाता था? बहुमत से निर्णय जो लिए जाते थे उनको। दोस्तों इसके लिए वोटिंग का सहारा लिया जाता था। दोस्तों उस समय इस वोटिंग करने की प्रक्रिया को छंद कहा जाता था। दोस्तों आज जैसे निर्वाचन आयोग की भूमिका सबसे अहम होती है चुनाव कराने के लिए, वैसे ही प्राचीन समय में निर्वाचन आयोग की तरह ही एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था जो कि इस जो वोटिंग होती थी उसको देख रेख करता था। वो उसको निष्पक्ष रूप से कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की तरह जैसे अभी होती है, वैसे ही उस अधिकारी की जिम्मेदारी होती थी कि ये जो वोटिंग कराया जा रहा है उसको वो निष्पक्ष रूप से कराए। दोस्तों उस अधिकारी को सल्का ग्राहक कहा जाता था, ठीक है। और इस वोटिंग के प्रणाली के 3 तरह के से होते थे। दोस्तों वोटिंग देने की जो 3 प्रणाली थी उसके नाम थे गुणक, विवर्तक और संकल्प प्रवर्तक। दोस्तों गुणक मतलब गुप्त रूप से। इसमें जैसे कि आज हम वोटिंग करते हैं वैसे ही पुराने समय में भी ऐसी ही वोटिंग होती थी। गुणक में गुप्त रूप से मतदान दिया जाता था। जैसे कि अपना मतदान किसी कागज की पर्ची पर लिख दिया जाता था कि हम इसके लिए मतदान कर रहे हैं और उसको मोड़कर पेटी में डाल दिया जाता था। ये क्या था? ये गुप्त मतदान होता था। दोस्तों विवर्तक में यानी कि प्रकट रूप से। इस प्रणाली में क्या होता था कि इसमें किसी भी तरह का गुप्त नहीं होता था। इसमें वोट देने के लिए जिस आप उम्मीदवार को चुनते थे उसके बारे में लोग खुलकर सामने आकर बोलते थे और ये बताते थे कि मैं फलाना आदमी को अपना वोट दे रहा हूँ, इसका समर्थन करता हूँ। इसका नाम था विवर्तक यानी कि प्रत्यक्ष रूप से। दोस्तों संकट जल्पक में क्या होता था कि इसमें जो प्रतिनिधि होते थे उनके कानों में जाकर बताया जाता था कि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ। और इसमें जो प्रतिनिधि होते थे वो दोनों में से किसी भी जो विधि है उसको चुनने के लिए स्वतंत्र होते थे। और दोस्तों जो निर्वाचन अधिकारी होता था जिसको हम संकट ग्राहक कहते थे, वो क्या था? वो पूरी मुस्तैदी से इसकी निगरानी करता था। दोस्तों इस तरह हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही हमारे देश में लोकतंत्र की प्रणाली मौजूद थी। हम प्राचीन काल से ही एक समृद्ध लोकतंत्र के गवाह हैं। दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जिसमें प्राचीन काल से ही लोकतंत्र को माना जाता है। प्राचीन काल में भी आज के समय की तरह ही मंत्रालयों की नियुक्ति होती थी। जैसे कि आज अलग अलग तरह के मंत्रालय बनाए जाते हैं, जैसे कि ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, अलग अलग तरह के मंत्रालय बनाए जाते हैं। वैसे ही प्राचीन समय में भी अलग अलग तरह के मंत्रालय बनाए जाते थे और इन मंत्रालय में जो मंत्रियों या अधिकारियों की नियुक्ति होती थी वो उनके योग्यता के आधार पर होती थी। ऐसा नहीं कि आज की तरह जैसे कि हम किसी भी नेता को चुन लेते हैं, उसकी कोई भी योग्यता नहीं होती है। एक अनपढ़ आदमी भी नेता बन सकता है और नेता बनने के बाद किसी भी बड़े से बड़ी विभाग का मंत्री बन सकता है। लेकिन प्राचीन काल में ये थोड़ा अपग्रेडेड था। दोस्तों प्राचीन काल में हम इससे ज़्यादा आगे थे। उस समय किसी भी मंत्रालय के जो अधिकारी या फिर मंत्री नियुक्त होते थे वो अपनी योग्यता, गुण एवं अपने चातुर्य पर उनको नियुक्ति दी जाती थी। दोस्तों प्राचीन समय में जो हम ग्रंथों से जो उल्लेख मिले हैं उसमें कुछ प्रमुख विभाग थे, जैसे कि औद्योगिक तथा शिल्प विभाग सबसे प्रमुख था। औद्योगिक विभाग और शिल्प विभाग। दूसरा था विदेश विभाग, विदेश मंत्रालय भी था। जनगणना विभाग था। दोस्तों आज जैसे जीएसटी है वैसे ही पुराने समय में क्रय विक्रय विभाग था।
क्रय और विक्रय से संबंधित मंत्रालय की यहीं पे नीतियां बनाई जाती थीं। दोस्तों, प्राचीन समय के जो मंत्रिमंडल थे, इनका उल्लेख हमें पुराने ग्रंथों जैसे कि मनुस्मृतियां और कौटिल्य चाणक्य के द्वारा लिखा हुआ शुक्र नीति और महाभारत में मिलता है। दोस्तों, इनका उल्लेख यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में भी मिलता है और इसको यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में भी इनका उल्लेख किया गया। दोस्तों, महाभारत के अनुसार इनके सदस्यों की संख्या 6 होती थी, मनुस्मृति के अनुसार सदस्यों की संख्या 7 से 8 होती थी और शुक्र नीति के अनुसार सदस्यों की संख्या 10 होती थी मंत्रिमंडल में। दोस्तों, इनके कार्य क्या थे? दोस्तों, इनका सबसे पहला कार्य था, इन मंत्रिमंडल के कार्य क्या थे, ये क्या कार्य करते थे प्राचीन समय में? तो इनका कार्य था कि सबसे पहले ये पहला कार्य था पुरोहित का। दोस्तों, पुरोहित जो होते थे उनको राजा का गुरु माना जाता था, यानी कि राजा से भी ऊपर, मतलब वो राजा के पर्सनल असिस्टेंट कम उनके सलाहकारक भी होते थे। वो सलाह देते थे राजा को, कोई भी कार्य करना होता था, कोई कर लगाना हो, किसी राज्य पे युद्ध करना हो, किसी राज्य पे चढ़ाई करना हो, तो सबसे पहले कहाँ जाते थे? वो अपने पुरोहित के पास जाते थे, अपने गुरु के पास जाते थे, जाके पूछते थे कि गुरुजी हमें क्या करना है। तो पुरोहित राज्य का संचालन भी करते थे और राजा के एक वो प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे। राजा को आदेश मतलब राजा को एक वो पर्सनल असिस्टेंट के रूप में कार्य करते थे। तो पुरोहित का कार्य ये। दोस्तों, पुरोहित बनाया किसको जाता था? पुरोहित उनको बनाया जाता था जो राजनीति और धर्म दोनों में निपुण होते थे, उन्हीं को पुरोहित बनाया जाता था। दोस्तों, दूसरा पद था उपराज, मतलब राजा का प्रतिनिधि। उपराज का जो पद होता था उसको इसलिए नियुक्त किया गया था कि जब राजा की अनुपस्थिति हो तो वो राजा के कार्यों को कर सके, इसलिए उपराज की नियुक्ति हो। दोस्तों, उस समय जैसे आज प्रधानमंत्री होते हैं, उसी तरह उस समय प्रधान का एक पद था। प्रधान का पद सबसे मंत्रिमंडलों में सबसे प्रमुख पद माना जाता था। जितने भी मंत्रिमंडल होते थे उनका सबसे प्रमुख जो होता था वो प्रधान होता था। दोस्तों, चौथा जो पद होता था वो सचिव का होता था। जैसे वर्तमान में रक्षा मंत्री होते हैं, वैसे ही उस समय सचिव होते थे, जिनके ऊपर राज्य की सारी सुरक्षा और रक्षा की जिम्मेदारी होती थी। दोस्तों, सुमंत्र, जैसे आज वित्त मंत्री होते हैं, वैसे ही पुराने समय में सुमंत्र होते थे। उनको राज्य के वित्त, व्यय, आय व्यय, लगान इत्यादि का कार्यभार दिया जाता था। दोस्तों, चाणक्य ने अपने कौटिल्य में इस सुमंत पद को समाहर्ता कहा। दोस्तों, अमात्य भी एक पद होता था, एक छठा पद है अमात्य। इनका कार्य क्या था कि राज्य में जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते थे, जैसे वन, प्राकृतिक संसाधन, इनका देखरेख, इनका कार्य, इनका कैसे इनको यूज करना है, इन सब का कार्य कौन करता था? अमात्य करते थे। दोस्तों, आपने धनानंद के समय में सुना होगा और पढ़ा भी होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कि उस समय अमात्य, राक्षस नाम का एक अमात्य होता था, जो कि धनानंद के सबसे करीबी था और उसके सारे कार्यों को वो करता था। तो अमात्य भी एक पद होता। दोस्तों, सातवां पद होता था दूत। आज जैसे हम इंटेलिजेंस विभाग है, आज का जो इंटेलिजेंस विभाग है, सीबीआई है, सीआईडी है, वैसे ही उस समय दूत था। उसका कार्य था कि राज्य के गुप्तचर विभाग का संचालन करना। जितने भी तरह के जो गूढ़ न्यूज हैं, इनका जो राजा के पास पहुंचाने का काम होता था दूत का। दूत ही ये सारे कार्य करते थे और ये जो दूत का जो कार्य था, सबसे राज्य में सबसे ज़्यादा संवेदनशील और सबसे ज़्यादा गूढ़ होता था और इसकी सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू होती थी दूत की। तो दोस्तों, उस समय इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी बहुत ही टाइट था। दोस्तों, इन विभागों के अलावा भी प्राचीन समय में कई तरह के विभाग थे और जैसे आज हमारी पंचायती व्यवस्था दिखती है, पंचायती राज जो हमारा दिखता है, वैसे ही पुराने समय में भी पंचायती व्यवस्था थी। जी हाँ दोस्तों, उस समय भी शासन की मूल इकाई को गांवों को ही शासन की मूल इकाई माना जाता था और हर गांव में एक ग्राम सभा होती थी। उसके बाद उस ग्राम सभा का एक प्रधान होता था, एक पंचायत होती थी, पंच होते थे, 5 लोग मिलके एक पंच का निर्माण करते थे और एक ग्राम सभा बनाई जाती थी, एक प्रधान बनाया जाता था। तो ये परंपरा हमारे भारत में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। दोस्तों, इस ग्राम सभा का कार्य क्या होता था? इस ग्राम सभा का कार्य गांव के
प्रत्येक प्रशासन व्यवस्था, गांव की विकास की व्यवस्था, नीतिगत व्यवस्था, गांव के आम झगड़ा झंझट, इन सब का निपटारा ये कौन करता था? ग्राम सभा करता था। गांव के विकास का कार्य, ये सब का काम ग्राम सभा को दिया जाता था। दोस्तों, गांव की समुन्नत विकास का कार्य, गांव की रक्षा का कार्य, गांव के विकास का कार्य, गांव के प्रत्येक व्यक्ति को एक सही जीवन मिले, गांव की मतलब एक आदर्श ग्राम बनाने का जो कार्य होता था वो इसी ग्राम सभा को था। तो उस समय जो ग्राम सभा का प्रमुख होता था उसको ग्रामणी कहा जाता था। पूरा शासन तंत्र जो था वो छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ था। कोई भी केंद्रीकरण नहीं किया गया था, हर शासन का विकेंद्रीकरण कर दिया गया था। विकेंद्रीकरण में दोस्तों शासन एक व्यक्ति के पास निरंकुश रूप से नहीं जाती है, वो छोटे छोटे शासन में बटी रहती है, जिससे कि आर्थिक विकास और लोगों का विकास बहुत ही तेज हो जाता है। तो वो प्राचीन समय में लोगों ने इस बात को समझा था। दोस्तों, सारा जो राज्य था वो छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ था और इन छोटी छोटी इकाइयों को स्वतंत्र रूप से शासन करने की छूट भी मिली हुई थी और ये एक समुन्नत, एक स्वतंत्र राज्य की तरह होते थे। इनको एक पूरी स्वतंत्रता मिली हुई थी। दोस्तों, जितने भी ग्राम सभा होते थे उनमें एक निश्चित काल के लिए, एक निश्चित समय के लिए एक उनके अधिकारियों को, उनके सदस्यों को चुना जाता था और उनका निर्वाचन होता था एक निश्चित समय के लिए। दोस्तों, प्राचीन समय में जो अपराधी होते थे उनको विचारार्थ जो अधिकारी होता था उनके पास अपराधियों को भेजा जाता था, जिसको विनिश्चय महामात्र अधिकारी कहते हैं। दोस्तों, निरपराध होने पर अपराधी को मुक्त कर दिया जाता था और उनको, अगर वो निरपराध है तो उस विचारार्थ जो अधिकारी होता था उसको दंड देने के अधिकार नहीं मिले हुए थे। और उस समय भी दोस्तों न्यायालय प्रणाली थी, उस समय भी न्यायालय की व्यवस्था थी। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को अब निरपराधी माना जाता था तो वो अगली यानी कि उचली अदालत पे जो उच्च न्यायालय होता था उसमें जाके अपील कर सकता था। और ऐसी उच्च न्यायालय की व्यवस्था 6 उच्च न्यायालय उस समय होते थे। प्राचीन समय में केवल राजा को ही दंड देने का अधिकार था। केवल राजा ही किसी व्यक्ति को दंड दे सकता था। प्राचीन पूर्व ग्रंथों, नज़ीरों के अनुसार ही किस तरह का दंड दिया जाए, किस लेवल का दंड दिया जाए निर्धारित किया जाता था। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के उद्भव के बाद पुराने भारत में कई तरह के जो पुराने जो गणराज्य थे उनके लिए मौर्य साम्राज्य विनाशकारी सिद्ध हुआ और कई सारे गणराज्य नष्ट हो गए। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कई तरह के गणराज्यों का उदय भी हुआ, जैसे कि यौधेय, मानव और अर्जुनियन। ये ऐसे गणराज्य थे जिनका उद्भव मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हुआ। दोस्तों, प्राचीन समय में कई तरह के गणराज्य भारत में मौजूद थे। उसमें से शाक्य गणराज्य की बहुत ही महिमा गाई जाती है। दोस्तों, शाक्य गणराज्य आज के समय के गोरखपुर और उसके अगल बगल के क्षेत्रों का जो क्षेत्र है वो उस समय शाक्य गणराज्य माना जाता था। दोस्तों, शाक्य गणराज्य एक बहुत ही समृद्धशाली गणराज्य था। शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी और ये 7 दीवारों से घिरा हुआ था। ये गणराज्य बहुत ही सुंदर और सुव्यवस्थित ढंग से बसाया गया था। दोस्तों, इस राजसभा में, इस शाक्य गणराज्य में 5 लाख जन थे और 80,000 कुल थे। दोस्तों, शाक्य का जो प्रमुख होता था वो राजा कहलाता था। भगवान बुद्ध के जो पिता थे सुद्धोधन शाक्य, वो शाक्य के क्षत्रिय राजा थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत के पुत्र विदर्भ ने इस गणराज्य पर हमला करके इस गणराज्य को नष्ट कर दिया था, यानी कि शाक्य गणराज्य का पतन हो गया। कौशल के राजा प्रसेनजीत के पुत्र विदर्भ ने इसका पतन। तो उसके बाद लिच्छवी गणराज्य एक ऐसा गणराज्य था जहां पर पूर्ण लोकतंत्र था और इसकी भी चर्चा बहुत ज्यादा की जाती है। तो लिच्छवी गणराज्य गंगा के उत्तर में स्थित था और इसकी राजधानी का नाम वैशाली था। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर के बसाड़ गांव में इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। और दोस्तों, लिच्छवी क्षत्रिय वर्ण के थे। भगवान महावीर और जैन धर्म का उद्भव इसी गणराज्य में हुआ था। दोस्तों, इस गणराज्य का वर्णन जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में बहुत ही मुख्य रूप से किया गया है। दोस्तों,
जैन और बौद्ध धर्म के समय ये गणराज्य बहुत ही फला फूला था और जैन धर्म की उत्पत्ति इसी गणराज्य में हुई। दोस्तों, लिच्छवी तत्कालीन समय में एक बहुत ही शक्तिशाली, विशाल और बहुत ही सुंदर गणराज्य था। इसकी महिमा, इसकी प्रसिद्धि थी वो पूरे विश्व में थी। दोस्तों, ये बहुत ही शक्तिशाली था और कई बार विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के बावजूद ये राज्य कभी भी जीता ना जा सका और अपने स्थान पे खड़ा था। लेकिन दोस्तों, मगध के राजा अजातशत्रु ने आक्रमण करके लिच्छवी का पतन कर दिया, लिच्छवी को जीत लिया। दोस्तों, लेकिन उसके बाद पुनः 14वीं शताब्दी में ये राज्य फिर उठ के खड़ा हो गया और अपनी महिमा को पूरे विश्व में बिखेरना फिर से शुरू कर दिया। दोस्तों, वज्जी, लिच्छवी, विदेह और कुंडग्राम, इन तीनों को मिलाकर तथा 5 राज्यों को मिलाकर जो वज्जी संघ बनाया गया उसी को वज्जी कहा जाता था। दोस्तों, मगध के जो शासक थे वो इस संघ पर लगातार आक्रमण करते रहते थे और उन्होंने कई बार आक्रमण किया, परंतु ये संघ इतना मजबूत था कि कई बार आक्रमण करने के बावजूद भी इसको जीता ना जा सका। लेकिन अंत में मगध ने इसको जीत लिया और इस संघ का अंत कर दिया। दोस्तों, अंबस्ट पंजाब में स्थित एक गणराज्य था जिसने सिकंदर से युद्ध ना करने के लिए संधि कर ली। दोस्तों, अग्रेय, दोस्तों आज के समय में, वर्तमान समय में जो अग्रवाल जाति आप देखते हैं, अग्रवाल जाति के लोग कितने आगे बढ़े हुए हैं। ये जाति इसी अग्रेय गणराज्य से इस जाति की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, इस जाति के बारे में प्रमुख है कि इन्होंने सिकंदर से काफ़ी घमासान युद्ध किया था और तब तक युद्ध किया था जब तक कि वे कर सकते थे, और जब अंत में इनको लगा कि वे सिकंदर से युद्ध नहीं जीत पाएंगे तब इन्होंने अपने राज्य को आग के हवाले कर दिया, यानी कि अपने राज्य में आग लगा दिया और उसको नष्ट कर दिया। दोस्तों, इसके अलावा अरिष्ट, औटुंबर, कठ, कुबिंद, क्षुद्रक, पतानप्रस्थ आदि गणराज्यों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कितने सारे गणराज्य हमारे प्राचीन समय में मौजूद थे जहाँ पे लोकतंत्र स्थापित था। तो दोस्तों, लोकतंत्र कितना प्राचीन है, कितना पुराना है और भारत में कब से यूज हो रहा है, भारत में कब से लोग लोकतंत्र की अवधारणा में जी रहे हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज से हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करें, भारतीय लोकतंत्र की प्राचीन परंपराओं को आगे बढ़ाएं और भारत जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे मजबूत लोकतंत्र है, उसको इतना मजबूत बनाएं, इतना सुदृढ़ बनाएं, इतना शक्तिशाली बनाएं कि इसको कोई भी नष्ट ना कर सके। नमस्कार।